हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने चल रहे हैं मुगल काल, किसान और राज्य, इस प्रकरण पर। मुगल न्याय व्यवस्था का जो मेरा वीडियो है उस पर बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि क्या ग्रामीण समुदाय में भी न्याय सब लोगों को मिल पाता था, दलितों को भी क्या न्याय व्यवस्था थी। इस सारी व्यवस्था पर आज हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि मुगल काल में जो ग्रामीण समुदाय था उसका प्रशासन कैसे चलता था, खेती में जो लगे हुए खेतिहर वर्ग थे उनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता था, कैसे उनको भू राजस्व की अदायगी करनी पड़ती थी। ग्रामीण समुदाय से लेकर के पंचायत और जात पंचायत, इन विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो मुगल काल का जो समाज था, जो ग्रामीण समुदाय जिसमें खेतिहर वर्ग विशेष रूप से आते थे, खेतिहर वर्ग और ग्रामीण समुदाय को समझने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है, किन स्रोतों के आधार पर हम बात करते हैं, क्योंकि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है स्रोत। हम वही कहानी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम प्रमाणों के आधार पर अपनी बात को कहने जा रहे हैं। तो मुगल काल का एक ऐसा स्रोत जो बहुत ही प्रामाणिक है और जिसमें ग्रामीण समुदाय के बारे में, मुगल प्रशासन व्यवस्था के बारे में बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है, वो है आईन अकबरी। आईन ए अकबरी ये ग्रंथ है। इसे अबुल फजल ने लिखा था अकबर के समय में। ये ग्रंथ अबुल फजल द्वारा लिखा गया। ये आईन अकबरी क्या है? अकबर के समय के कानून, आईन मीन्स कानून, अकबर के समय कानून व्यवस्था क्या थी उस पहलू पर इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। और ये ग्रंथ अकबर के समय की जो पुस्तक है अकबरनामा, जो अकबर के समय का इतिहास ग्रंथ है, अकबरनामा ये ऐतिहासिक ग्रंथ है अकबर के समय का। इसको अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 वॉल्यूम है। इन 3 वॉल्यूम में से तीसरा वॉल्यूम है आईन अकबरी, तीसरी जिल्द है आईन अकबरी, जिसको कि अबुल फजल ने 1589 सीई से लेकर के 1601 सीई के बीच लिखा है। 13 वर्षों के बीच में पुस्तक लिखी गई, 5 बार इसका संशोधन किया गया। और अबुल फजल चूँकि अकबर का मित्र था इसलिए सारे रिकॉर्ड्स तक उनकी पहुंच थी। दरबारी दस्तावेजों के आधार पर यह किताब लिखी गई है, इसलिए हमारा कहना है कि यह प्रमाणिक स्रोत है। दूसरी और कौन सी प्रमाणिक पुस्तक हो सकती है? उस समय जो सूबों के दस्तावेज हैं, मुगल काल में जो सूबे थे, जो सूबों के दस्तावेज हैं, सूबाई दस्तावेज जो राजस्व से संबंधित हैं, ऐसे दस्तावेज भी प्राप्त होते हैं। और तीसरा स्रोत है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी स्रोत है। इन 3 स्रोतों के आधार पर हम अपनी बात कहने जा रहे हैं। ओके, ग्रामीण समुदाय में जो खेतिहर वर्ग था इसके लिए भारतीय फारसी भाषा उस समय थी। उसमें खेतिहर वर्ग के लिए किसान को रैयत से संबोधित किया गया है। जो खेती करते थे उनको रैयत कहा गया है।
ओके। और रैयत का बहुवचन है रियाया, जो प्रजा होती थी उसको रियाया कहते थे। यह रैयत का बहुवचन है। तो इन स्रोत ग्रंथों में जो खेती करने वाले लोग थे उनको किसान, रैयत, असामी, इन शब्दों से संबोधित किया गया है। ओके। अब मुगल काल में जो किसान थे जिनका कि पेशा कृषि करना था, वो दो प्रकार के किसान थे। किसानों के प्रकार, तो किसान दो प्रकार के थे, एक खुद काश्त और एक पाही काश्त। खुद काश्त वो किसान थे जिस गांव में रहते थे उसी गांव में उनकी भूमि होती थी और उस भूमि पर वो खेती करते थे, वो खुद काश्त। पाही काश्त वो कृषक थे जो किसी दूसरे गांव में, किसी अन्यत्र गांव में जाकर के कृषि करते थे और वो प्रायः उस गांव में किराए की भूमि पर खेती किया करते थे। पाही काश्त जो कृषक होते थे वो दूसरे गांव में क्यों जाते थे? कई बार जिस गांव में वो हैं उनके पास ज़मीन है नहीं, तो किराए की ज़मीन लेते थे। तो ज़मीन की किराए की जो दर होती थी वो अगर ज़्यादा है और किसी दूसरे गांव में कम है तो दूसरे गांव में जाना वो पसंद करते थे। दूसरी बात, अकाल आदि के कारण, आर्थिक कमजोरी के कारण, मान लो किसी ऐसे क्षेत्र में जहां अकाल है तो दूर क्षेत्र में जाकर के, जहां अकाल नहीं है, जहां सिंचाई की सुविधा है, ऐसे स्थान पर खेती करना पसंद करते थे। तो इसलिए वो दूसरे गांव में भी जाकर के खेती किया करते थे। ऐसे किसानों को पाही काश्त कहते थे। ओके। अब बात आ गई कि जो खेती होती थी उसका तरीका कैसे था, कृषि का तरीका। हमें बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की। उस समय कृषि पारंपरिक रूप से होती थी। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, मानसून के ऊपर निर्भर होती थी। सिंचाई के कोई विशेष साधन नहीं होते थे, मानसून के ऊपर निर्भरता होती थी। सिंचाई कुआं, तालाब, कुएं से पानी निकालने के लिए रहट की व्यवस्था होती थी, रहट, चरस। तालाब से पानी निकाला जाता था। बांस की ऐसी छिछली डलियां बनाई जाती थी जिससे पानी को उलीचा जाता था, या कुएं से बाल्टी से पानी निकाला जाता था। तो रहट, चरस, बाल्टी, इसके द्वारा, या बांस की डलिया बना करके उससे पानी को उलीच करके तालाब से सिंचाई होती थी। नहरों का भी कुछ स्थानों पे निर्माण किया गया था। नहर होती थी, जैसे शाहजहां के समय में पंजाब में एक नहर का उल्लेख मिलता है, शाह नहर। ये कब बनाई गई? शाहजहां के समय में। तो ये सिंचाई के साधन थे। खेती की कैसे जाती थी? हल बैलों के द्वारा। पारंपरिक तरीके से हल बैलों से खेती होती थी। कृषि यंत्रों में कुदाल, फावड़ा, इनका प्रयोग किया जाता था। लोहे के फाल वाले हलों से खेती होती थी। और मुख्य रूप से किन फसलों की खेती होती थी? फसलें कौन थी? चावल, ज्वार, बाजरा। ओके। इसके अतिरिक्त जो अन्य फसलें, व्यापारिक फसलें थी, उसमें से गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन, तेल वाली फसलें जिनसे तेल निकलता था, तिल है, सरसों है, दलहनी फसलें जिनका उपयोग दाल के रूप में करते थे। तो ये फसलें महत्वपूर्ण फसलें होती थी। इन फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता था। ये फसलें जिन्स ए कामिल, इन्हें जिन्स ए कामिल के रूप से जानते थे।
या जिसको आज नकदी फसल कहते हैं, ये उस प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें होती थी, या जिनसे कामिल का अर्थ है सर्वोत्तम फसल। तो इन फसलों का चूंकि व्यापारिक महत्व था, इसलिए इन फसलों का लगान भी अलग तरीके से लिया जाता था। इन फसलों का लगान हमेशा नकद लिया जाता था। ओके, तो ये खाद्यान्न फसलें और कुछ ऐसी व्यापारिक फसलें। जो खेतिहर वर्ग था, प्रायः आम किसानों के पास लगभग 5 से 7 एकड़ जमीन हुआ करती थी। कुछ राज्यों में जो बड़े किसान थे उनके पास 10 एकड़ जमीन, कुछ राज्यों में 6 से 7 एकड़ जमीन होती थी। जैसे बंगाल में 5 एकड़ जमीन जिसके पास होती थी उसको एक बड़ा किसान मानते थे। इसी प्रकार उड़ीसा आदि क्षेत्र में जहाँ 10 एकड़ जमीन होती थी उसको एक अमीर किसान के रूप में मानते थे। प्रायः सामान्य कृषकों के पास 4 से 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी और वो पारंपरिक तरीके से अपनी खेती करते थे। तो ये व्यवस्था हो गई कि कृषि किस प्रकार से होती थी। जो कृषि की उपजें थी, विभिन्न प्रकार के जो अनाज थे, उनके बारे में आईन अकबरी में लिखा गया है कि जो आगरा प्रांत है, आगरा प्रांत में 39 प्रकार के अनाज इनकी खेती होती थी। आगरा में, सूबाए आगरा जो था, वहाँ 39 प्रकार के अनाजों की खेती की जाती थी। इसी तरह दिल्ली में 43 प्रकार के अनाजों के पैदा करने का जिक्र है। चावल की अनेक प्रकार की किस्में पैदा की जाती थी। चावल ऐसे क्षेत्रों में होता था जहां बरसात बहुत होती थी। तो बंगाल में चावल की खेती विशेष रूप से होती थी। बंगाल में 50 से ज़्यादा प्रकार के चावल पैदा किए जाते थे। इसका उल्लेख आइन में मिलता है। ओके, तो इस प्रकार से विभिन्न फसलों की खेती मुगल साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में की जाती थी। मुगल साम्राज्य में कुछ ऐसी नई फसलों की भी खेती होना चालू हुई जो भारत में पहले नहीं होती थी। ऐसी फसलें जब यूरोप के व्यापारी आए तो उनके साथ भारत पहुंची। जैसे तंबाकू, आलू, सोयाबीन, मक्का, टमाटर, मिर्च, अनानास, शकरकंद, ऐसी जो चीज़ें हैं ये पहले भारत में नहीं थी। ऐसी कृषि उपजें अमेरिका से यूरोप और यूरोप से भारत आई, जिनका की उत्पादन मुगल काल में होने लगा। तो इस तरह अनेक प्रकार की खाद्यान्न से संबंधित और ऐसी फसलें जिनका की लगान नगद लिया जाता था, ऐसी फसलों की कृषि मुगल काल में होने लगी। अब हम बात करने चल रहे हैं कि मुगल काल में ग्रामीण समाज में प्रशासन का संचालन कैसे होता था। ओके, इसको ध्यान से समझिएगा। ग्रामीण समुदाय में जो खेतिहर वर्ग था, इसके साथ साथ ग्रामीण समाज के प्रशासन के संचालन के लिए पंचायत होती थी और पंचायत का जो प्रधान होता था उसे मुखिया, मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। मुखिया, मुकद्दम या मंडल। ओके, तो ये तीनों को जरा ढंग से समझेंगे। खेतिहर वर्ग में प्रायः जो ऐसे लोग जो खेती करते थे वो सभी विभिन्न जातियों के लोग थे। जैसे जाट हैं, राजपूत वर्ग का भी उस समय खेतिहर वर्ग के रूप में उल्लेख मिलता है। सतगोप है, कैवर्त हैं, इस प्रकार के लोग। इसके अतिरिक्त ग्रामीण समुदाय में कुछ पशुपालक लोग भी रहते थे। तो खेतिहर वर्ग मुख्य थे, पशुपालक होते थे। ओके, खेतिहर वर्ग और पशुपालक वर्ग जिसमें विभिन्न जातियां होती थी। ग्रामीण समुदाय में न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, प्रशासन संचालित हो,
इसके लिए पंचायत का गठन किया गया था। और गांव स्तर पर 2 प्रकार की पंचायतें होती थी, इनको हम विस्तार से देखेंगे। एक होती थी ग्राम पंचायत, जैसे आज होती है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता था उसे मुखिया, मुकद्दम या मंडल, ठीक है, इस नाम से जानते थे। ये एक प्रकार से पंचायत का सरदार होता था, पंचायत का हेड चीफ होता था। और इसका चुनाव बुजुर्गों के द्वारा होता था। गांव के जो बुजुर्ग लोग होते थे, इनकी एक समिति, आज हम सभी मतदाता लोग मतदान करके मुखिया या मंडल का चुनाव करते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं, कई स्थानों पर उसको प्रधान भी कहते हैं। उस समय बुजुर्गों की एक समिति के द्वारा इसका चयन किया जाता था और इसका कार्यकाल जो था आज की तरह डिसाइड नहीं था, निश्चित नहीं था। बुजुर्गों की प्रसन्नता पर्यंत, जो बुजुर्ग होते थे इनकी प्रसन्नता पर्यंत, इनके कृपा पर्यंत, जब तक वो आदमी का सही काम कर रहा है तब तक वो अपने पद पर कंटिन्यू कर सकता था। ओके, इस प्रकार जिस व्यक्ति को बुजुर्गों की समिति मुखिया चुनती थी उसको सभी गांव वाले अपना मुखिया मानते थे। लेकिन इस मुखिया के नाम की स्वीकृति जमींदार से लेनी पड़ती थी। जो उस क्षेत्र का जमींदार होता था, जमींदार से उसके नाम की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए होता था कि जो जमींदार होता था वो उस गांव के मुखिया को पहचान जाए, क्योंकि जब जमींदार या उनके कारिंदे गांव से लगान वसूल करने आते थे तो उस व्यक्ति से मिलकर के लगान आदि की वसूली कर सके। ओके, उस गांव की प्रशासन व्यवस्था का कौन प्रधान है उसकी जानकारी जमींदार को रहे। अगर खालसा क्षेत्र होता था तो खालसा क्षेत्र के गांव के भी मुखिया के बारे में लोगों को सूचना रहे, ये इस बात के लिए था। ओके, तो मुखिया की स्वीकृति जमींदार से हो गई। अब हम पढ़ेंगे मुखिया के कार्य क्या थे। मुखिया का कार्य गांव में न्याय व्यवस्था, जो गांव के आपसी विवाद थे उन विवादों को सुलझाना, गांव का जो आय और व्यय है इसका हिसाब पटवारी से मिलकर के तैयार कराना। गांव में एक ऐसा अधिकारी होता था जो राजस्व से संबंधित होता था, जिसके के पास राजस्व संबंधी दस्तावेज होते थे। तो गांव की क्या आय है, क्या व्यय है, इसका पूरा रिकॉर्ड पटवारी की सहायता से मुखिया तैयार करवाता था। गांव की आय कैसे होती थी? गांव की आय गांव के लोगों द्वारा जो पैसा दिया जाता था उससे होती थी। आज की तरह केंद्र की सरकार से कोई ऐसी ग्रांट नहीं आती थी। उस समय गांव वासियों के द्वारा, जो ग्रामवासी थे, उनसे आय प्राप्त होती थी। ओके, और ये पैसा सुरक्षित होता था पटवारी और मुखिया की देखरेख में। इस पैसे का उपयोग क्या होता था? इस पैसे से गांव के ऐसे कार्य जो सामूहिक रूप से करने होते थे, जैसे गांव में पीने की पानी है, नहर की व्यवस्था है, कहीं छोटे मोटे बांध बनाने हैं, सड़क की व्यवस्था करनी है, तो इन कामों में इस पैसे का उपयोग किया जाता था। किस कार्य में? कुएं, नहर, बांध, बांध का अर्थ छोटा तटबंध जिससे कि खेतों की सिंचाई की जा सके, रास्तों, इनका प्रबंध किया जाता था। एवं गांव में जो सरकारी अहलकार आते थे, जो सरकारी कर्मचारी आते थे, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी इसी पैसे से होती थी। तो मुखिया को जो सरकारी कर्मचारी आते थे, सरकारी कर्मचारियों की आवभगत जो होती थी
वो भी इस पैसे से करनी होती थी। ओके, मुखिया को इसके अतिरिक्त गांव में सब लोग सद्भावना से रह सकें, लोग अपनी जातीय मर्यादा का पालन करें, यह भी देखना होता था। लोग अपनी जातीय सीमा का उल्लंघन न करें। मुख्य रूप से शादी विवाह के संबंध में, जो विवाह था, शादियां थी, लोग शादी अपने समाज में करें, अपनी जात में करें। जात व्यवस्था इसकी मर्यादा का उल्लंघन न करें। जो समाज में चली आ रही परंपराएं हैं, उन परंपराओं का पालन करें, जातीय नियमों को मानें, और मुखिया लोगों के आचरण के ऊपर भी निगाह रखता था। लोगों के आचरण पर भी। उत्तराधिकार की व्यवस्था, जमीन जायदाद से संबंधित जो अधिकार है, दीवानी से संबंधित जो अधिकार हैं, वो सही लोगों को मिले, ये व्यवस्था ग्राम पंचायत और जात पंचायत दोनों की होती थी कि सही व्यक्ति को उत्तराधिकार मिले। तो मुखिया के ये सारे कार्य थे। और अगर कोई मुखिया का कहना न माने तो मुखिया उसको गांव से भी निष्कासित कर सकता था। मुखिया दंड स्वरूप क्या करता था? दंड स्वरूप मुख्य रूप से लोगों को सजा देने के लिए वो जुर्माना लगाता था या समाज से बहिष्कृत करना। ऐसे व्यक्ति को जो इन मर्यादाओं का पालन नहीं करता था, कानून का पालन नहीं करता था, मुखिया उसको समाज से भी बहिष्कृत कर देता था। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता था, सीमित समय के लिए होता था। ओके, तो इस प्रकार मुखिया समाज को नियंत्रित करने का काम करता था। कई बार मुखियाओं के ऊपर उस समय आय व्यय के रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने का आरोप लगता था, लगान न देने का आरोप लगता था। कुछ इस प्रकार की ऐसी अर्जियां भी इन स्रोतों से प्राप्त हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ग्रामीण प्रशासन को ये मुखिया लोग नियंत्रित करते थे और कानून व्यवस्था सही रूप से संचालित होती थी। ग्राम पंचायत के अतिरिक्त गांव में जाति पंचायतें भी होती थी। जाति पंचायत जाति पंचायत को दीवानी मामलों में, जो दीवानी मामले थे, इन दीवानी मामलों में न्याय करने का अधिकार होता था। जाति पंचायतें जात के आधार पर थी। अलग अलग जाति की जाति पंचायतें होती थी। जात इसका आधार था और जो जाति के कुछ ऐसे पंच होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, इनको जाति पंचायत का सदस्य बनाया जाता था। जो जाति पंचायत के ऐसे पैरोकार होते थे, निर्णय देने वाले होते थे, वो लोग उस जाति के पंच होते थे और इनका नियंत्रण अपनी जाति पर था। हर जाति की अलग अलग पंचायतें होती थी। जाति पंचायतों का काम दीवानी मामलों का निपटारा करना, अपनी जाति के किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका उत्तराधिकार किसके पास जाए, सही वारिस उसके कौन है, ये व्यवस्था देखना। पहला, उत्तराधिकार। जाति पंचायत उत्तराधिकार का निश्चय करती थी। और नंबर 2, शादी विवाह, इसका काम देखती थी। नंबर 3, विभिन्न अवसरों पर जो गांव में कोई ऐसे कार्यक्रम होते थे तो किस जाति को प्राथमिकता मिले, किस जाति को क्या स्थान मिले, तो जातीय स्थानों इसकी व्यवस्था देखना। और सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो समाज की उच्च वर्ण की जातियां थी वो निम्न वर्ण की जातियों का शोषण ना करें, ये काम जाति पंचायत का होता था। अपनी जाति को शोषण से, अन्याय से बचाना जाति पंचायत का काम होता था। मान लो कुछ उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण की जातियों के साथ अन्याय करते थे,
तो ऐसी स्थिति में जाति पंचायत उनकी आवाज़ ग्राम पंचायत तक पहुंचाती थी, या जो परगना होता था, परगना का जो न्यायाधीश होता था, मुंसिफ तक बात पहुंचाती थी, जमींदार तक बात पहुंचाती थी। तो जाति पंचायत एक प्रकार से अपने जातीय लोगों का संरक्षण करने का काम करती थी। ओके। और यदि इनको न्याय नहीं मिल पाता था किन्हीं कारणोंवश, तो ये लोग क्या करते थे, प्रायः उस क्षेत्र से पलायन भी कर जाते थे। तो इसलिए ग्रामीण समाज में, चूंकि अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी उस समय मुख्य रूप से, तो इसलिए जो भी जमींदार थे या ग्राम पंचायत के लोग थे, वो ऐसी नौबत नहीं आने देने चाहते थे कि लोग उस ग्राम पंचायत से पलायन करें। तो ये जाति पंचायत का कार्य होता था। ओके। गांव में कुछ खेतिहर वर्ग के साथ साथ दस्तकार लोग होते थे जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते थे या ऐसी वस्तुएं बनाते थे। तो जो दस्तकार होते थे, इन दस्तकारों को भी गांव वालों की सेवा में रखा जाता था और इसके बदले इनको वेतन तो नहीं, लेकिन इनको भू क्षेत्र दिए जाते थे या इनकी सेवाओं का पारितोषिक के रूप में, उपहार के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता था। जैसे महाराष्ट्र में जो ऐसे दस्तकार लोग थे, उनको ग्राम पंचायत की तरफ से जमीन दी जाती थी। ऐसी जमीन को मिरास कहा जाता था। मिरास वो जमीन होती थी जो दस्तकार को ग्राम पंचायत की तरफ से दी जाती थी, और ये जमीन पूरे ग्राम पंचायत की होती थी, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती थी। इसके बदले उस व्यक्ति को उस ग्राम पंचायत के लोगों को अपनी सेवाएं देनी होती थी। जैसे मान लो कोई नाई है या धोबी है, वो ग्राम पंचायत के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उसके बदले ग्राम पंचायत की तरफ से उसको जमीन दी जाती थी जो उसके परिवार के पास ही रहती थी, और वो या उसके परिवार वाले उस ग्राम पंचायत के लोगों को अपनी सेवाएं निरंतर देते रहते थे। इसी प्रकार उत्तर भारत में एक व्यवस्था थी, उसको कहते हैं जजमानी व्यवस्था। जजमानी ऐसी सेवा देने वाले लोगों का वो क्षेत्र होता था जितने क्षेत्र में एक व्यक्ति सेवा देता था। मान लो किसी व्यक्ति के पास ऐसे 10 गांव हैं, तो उन 10 गांवों में सेवा देने का काम उसका होता था। वो क्षेत्र जजमानी कहलाता था, और उस क्षेत्र के लोगों से वो फसल तैयार होने पर अपनी सेवा के बदले अनाज प्राप्त करता था। सेवा के बदले रोज पैसे या रोज भत्ते नहीं दिए जाते थे, नगद उसको पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। जब फसल तैयार होती थी 6 महीने में, तो उसको उसकी सेवा के बदले गांव वाले प्रति परिवार उसके दैनिक भत्ते का अनुमान लगा करके इतना अनाज देते थे जिससे उसकी जीविका चलती रहे। तो ये व्यवस्था जजमानी थी। ओके। तो इस प्रकार ग्रामीण समाज में मुगलों के समय खेतिहर वर्ग से लेकर के दस्तकारों तक लोगों की जीविका इस प्रकार संचालित होती थी। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।